नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी में अब अपराधियों की खैर नहीं, रेप के आरोपियों को मिलेगी अग्रिम जमानत। दंगा करने वालों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। विधानसभा में सीआरपीएफ संशोधन बिल हुआ पास। लोक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी मिली है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दंगा करने वालों पर भी लगाम। विधानसभा में सीआरपीसी संशोधन बिल जो है वो लागू हुआ है। लोक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी मिली है। यूपी में अब अपराधियों की अब खैर नहीं। पहले ही जिस तरह से लगातार कड़े कानून बनाए गए हैं यूपी में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए, के बाद से देना पड़ा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 संशोधन विधेयक पास किए हैं। एक है सीआरपीसी के धारा 438 में, जो कि पॉक्सो एक्ट के तथा 376 के मुकदमे बलात्कार वाले जितने भी हैं वो एंटीसिपेटरी बेल से बाहर कर दिए गए हैं। यानी अब इस प्रकार के आरोपियों को एंटीसिपेटरी बेल का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार का संशोधन धारा 438 सीआरपीसी में किया गया है कि जो भी पॉक्सो एक्ट के मुलजिम होंगे उनको एंटीसिपेटरी बेल मिलने का अधिकार नहीं रहेगा। ऋषिकेश के अंकिता मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपना जुल्म स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि रिसेप्शनिस्ट अंकिता रिजॉर्ट में आने वाले कस्टमर के पास जाने से मना कर रही थी। वे लोग अंकिता को वेश्यावृत्ति में ढकेलना चाह रहे थे, लेकिन इनकार वो बार बार करती रही। इसीलिए इन लोगों ने उसकी 5 दिन पहले हत्या कर की और चीला शक्ति नहर में उसे फेंक दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अंकिता के शव को बरामद कर लिया और पिता ने शव की पहचान भी कर ली। अब पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला, तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे। तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन तो हो ही गया। डेड बॉडी को फिलहाल एम्स ले गए हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिला पुलिस को। देखिए, उनके फादर और उनके भाई मेरे साथ हैं अंकिता के। मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ। उन्होंने बॉडी को देखा। अभी कपड़ों के हिसाब से वो मान रहे हैं कि बॉडी अंकिता की है। बाकी होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल प्रूफ हम आगे एम्स में करेंगे और अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की है। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में अंकिता हत्याकांड में जांच के आदेश अब दिए गए। सीएम धामी ने एसआईटी के गठन की बात कही, आदेश अब दिए हैं। गहराई से होनी चाहिए जांच, ये कहा सीएम धामी ने। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम धामी ने एसआईटी जांच के आदेश अब दिए हैं। एसआईटी जांच अब करेगी अंकिता के जो भी आरोपी हैं, क्यों हत्या की उन्होंने और हत्या के पीछे वजह क्या और कितने आरोपी, सबकी अब गिरफ्तारी तय अब है। चलिए, क्या कुछ कहा सीएम धामी ने जांच को लेकर, सुनिए आपने। और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूँकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहाँ पर होनी है, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। तो अंकिता हत्याकांड में जांच के आदेश अब दिए गए। गहराई से जांच होनी चाहिए, सीएम धामी ने कहा है।
एसआईटी जांच जब करेगी तह तक जाएगी। देहरादून की ये बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड में जांच के आदेश, और ये आदेश इसीलिए ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके, जांच गहराई से हो, यह भी कहा है सीएम धामी ने। वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर कोर्ट ने 7 लोगों की हत्या को लेकर आरोप अब तय कर दिए। इस हत्याकांड में बीजेपी विधायक कृष्णानंद की भी हत्या को अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने साल 2005 में हुए इस हत्याकांड को लेकर आरोप तय किए हैं। गैंगस्टर कोर्ट ने आरोप तय किए। साल 2005 में 7 लोगों की हत्या हुई थी और उसी के तहत ये कार्रवाई मुख्तार अंसारी और उसके भाई पर आरोप तय। सन 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या होने के बाद मुख्तार अंसारी के साथ साथ अफजाल अंसारी के विरुद्ध भी गैंगस्टर का मुकदमा 2007 में थाना मोहम्मदाबाद में पंजीकृत हुआ था। उसमें मुख्तार अंसारी के विरुद्ध विचारण चल रहा है, परंतु अफजाल अंसारी ने उस आरोप पत्र को चैलेंज किया था और विगत 4/8/2022 को उनका आदेश निरस्त करते हुए, उनका प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप विरचित करने के लिए आदेश किया गया था। उसके बाद अफजाल अंसारी इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिया उन्होंने, तो उच्च न्यायालय द्वारा उस पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया, जिसके कारण आज माननीय न्यायालय ने पिछली 31 तारीख को इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उसमें सुनवाई है तो 14 अक्टूबर नियत है, तो उसके बाद की कोई डेट लगाई जाए, परंतु माननीय न्यायालय ने चूँकि कोई स्थगन आदेश नहीं था, इसलिए आज की तिथि नियुक्त किया था कि उपस्थित होकर के आरोप विरचित करावें। तो आज वो आए थे, आरोप विरचित किया गया और साक्ष्य के लिए 3 अक्टूबर 2022 तिथि। एक 2007 में गैंगस्टर का एक मुकदमा मेरे विरुद्ध मोहम्मदाबाद थाने से पंजीकृत हुआ था। 2010 में उसकी चार्जशीट कोर्ट में आ गई थी, लेकिन ये जो गैंगस्टर का मुकदमा है, ये 2005 में जो कृष्णानंद राय जी की हत्या का मामला था, उस मामले में मेरे विरुद्ध 120B के आरोप में जो केस फाइल हुआ था, उसको आधार बना करके किया गया। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उस मुकदमे का ट्रायल दिल्ली स्पेशल कोर्ट CBI में ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ से इस कोर्ट का ट्रायल संपन्न हो गया। 2013 में फाइल वहाँ गई, 2019 में डिसाइड हो गया, दोष मुक्त कर दिए गए। वहीं गुजरात के मेहसाणा दूधसागर डेयरी घोटाले मामले में जांच का दायरा लगातार अब बढ़ता चला जा रहा है। मामले में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी की पत्नी और बेटे पर भी जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू अब कर दिया। पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी के बेटे के नाम पर यूएस के टेक्सास में 9 करोड़ का बंगला होने की बात भी सामने आई, जिसके बाद एसीबी ने ईडी को भी मामले की जांच में जोड़ा और मेहसाणा दूधसागर डेयरी के 800 करोड़ के घोटाले के इस मामले में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े चेहरों का हिमाचल आना अब जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करने जिला मंडी आ रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल बीजेपी की ओर से रैली को भव्य और सफल बनाने के लिए तैयारियां भी जोरों पर है। इस रैली में 1 लाख से भी अधिक युवाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस रैली के जरिए पीएम मोदी चुनावी अभियान के लिए शंखनाद करेंगे। इस दौरान उन्हें गिफ्ट के तौर पर शिव का नाद, पीतल से बने वाद्य यंत्र को दिया जाएगा। देखिए लाइव तस्वीरें उसी कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी का हिमाचल का दौरा और ऐसे में जब संबोधित करेंगे बीजेपी युवा मोर्चा को पीएम नरेंद्र मोदी, तो समझिए उनमें कितना उत्साह आएगा, कितना जोश आएगा। और क्योंकि हिमाचल में चुनाव और ऐसे में उनका भी एकजुट होकर चुनावी मैदान में लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। मंडी में बीजेवाईएम की रैली को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल इलाके में पूर्णिया में जन भावना सभा को संबोधित किया उन्होंने। इसके बाद आज अमित शाह किशनगंज पहुंचे, जहां पर सीमांचल के बीजेपी नेताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे। बैठक में अमित शाह सीमांचल की प्रमुख समस्याओं और लालू नीतीश तेजस्वी की जोड़ी से निपटने के लिए सियासी रणनीति पर बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। अमित शाह के साथ बैठक में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद होंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए सरगर्मियां जोरों पर है। पार्टी के कई नेता चुनाव लड़ सकते हैं। संभावित उम्मीदवारों में 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस के नेता शशि थरूर हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। आज से चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो 30 सितंबर तक चलेगी। माना यह भी जा रहा है कि अशोक गहलोत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली में अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत ने कहा था कि वो राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की आखिरी कोशिश भी करेंगे। राहुल गांधी अगर नहीं माने तो वो पर्चा भरेंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया। इस छापेमारी के बाद केरल और तमिलनाडु समेत कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन का दौर भी आपने देखा है। कांग्रेस ने 23 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा को आराम दिया, जिसके बाद आज त्रिशूर से यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने 333 किलोमीटर का सफर भी पूरा कर लिया है। पिछली बार 15 सितंबर को यात्रियों ने 1 दिन का अवकाश भी लिया था। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा भी एक तरफ और एक तरफ पीएफआई पर लगातार शिकंजा। देश के लगभग 15 के करीब राज्यों में छापेमारी हुई पीएफआई के ठिकानों पर। हालांकि लगातार बयान भी सामने आया। सपा के नेताओं को आपने सुना, शफीकुर रहमान ने जिस तरह से कहा कि ये छापेमारी जायज नहीं है, और एक तरफ कांग्रेस भी इस समय ये चुनावी दौरा एक तरह से आप मानिए सियासी यात्रा भी इसे कह रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट, ताकि कैसे एकजुट किया जाए लोगों को, एक बार खोई जमीन वापस पाई जाए। कांग्रेस इसी तलाश में है। वहीं राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे की अटकलों के बीच मुस्लिम परिषद ने एक अनोखी मांग कर दी है। मुस्लिम परिषद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा कि वे इस बार किसी मुस्लिम शख्स को सीएम या डिप्टी सीएम बनाएं। मुस्लिम परिषद का यह भी कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समाज का ही है। फिर भी मुस्लिम समाज को महत्व नहीं दिया जाता। पिछले निकाय चुनावों में भी कांग्रेस ने मुस्लिम समाज से कई वादे किए थे, लेकिन वो आज तक पूरे नहीं हो पाए। इसीलिए किसी मुस्लिम विधायक को सीएम बनाया जाए या फिर बेहतर पोर्टफोलियो के साथ एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम विधायकों में से किसी को बनाया जाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के नए सीएम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कई नाम सामने आ रहे हैं, इसके लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई। सचिन पायलट का नाम राजस्थान के सीएम पद की रेस में सबसे आगे है। उन्हें पार्टी के कई नेताओं का समर्थन भी हासिल है। गहलोत सरकार में मंत्री बने राजेंद्र गुड़ा ने भी सचिन पायलट पर ही अपनी जिज्ञासा जताई और सीएम पद के लिए सबसे बेहतर बताया। वहीं राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना का बयान सामने आया। मंत्री अशोक चांदना ने सीएम पद का दावेदार कौन होगा इसे लेकर बयान अब दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम आलाकमान ही तय करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अशोक गहलोत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। मुख्यमंत्री जो भी होंगे ये आला कमान तय करेंगे। ये नीचे के किसी को
इसके ऊपर राय मशवरा या पूछा नहीं जाएगा। और जहाँ तक कि ये खबरें पिछले दिनों से लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन और इलेक्शन 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के सामने सब कुछ हो जाएगा। वहीं सोनाली फोगाट मौत मामले को लेकर आज हिसार के खाप महापंचायत वहां पर होगी। इस महीने की शुरुआत में हिसार के जाट धर्मशाला में महापंचायत का आयोजन किया गया था। सर्वजाति खाप महापंचायत ने तब बीजेपी सरकार को 23 सितंबर तक सोनाली की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने का अल्टीमेटम दिया था। मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, जिसकी एक टीम राज्य में है। सोनाली की बेटी यशोधरा और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी परिषद में भाग लिया। तो खाप पंचायत आयोजित किया जाएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में खाप पंचायत की परंपरा पुरानी चली आ रही है। कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे रणनीतियों पर मंथन किया जाए खाप पंचायत के जरिए। जब एनएलओ की वहां पर सरकार थी तब से ये होता चला आ रहा है। तो चलिए एक और बड़ी खबर, आज भी मुसीबत बनी रहेगी बारिश। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। 5 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश अभी जारी है। गाजियाबाद, नोएडा में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। मानो सड़कें देखिए दरिया बन गई हों। तैर कर लोग गए, कहीं लोग पैदल चल कर गए, तो कहीं पर लोगों को जाम में भी जूझना पड़ा। आलम यह है, देश के कई हिस्सों में, एनसीआर के कई इलाकों में भी लगातार बारिश का दौर जारी। और ये तस्वीरें गवाही तो देती हैं बारिश की, लेकिन प्रशासन की भी पोल खोल कर रखती हैं कि कहां आपकी लापरवाही है। बारिश अगर 2 दिन हो गई है, आप देखिए सड़कों पर जगह जगह पर जल जमाव। देखिए गुरुग्राम, आगरा और बठिंडा की ये तस्वीर, जहां पर बारिश के कारण किस तरह से हालात बद से बदतर है। गुरुग्राम में देखिए शख्स किस तरह से साइकिल से पार कर रहा है, कार भी वहां पर। आगरा में तस्वीरें आप देखिए, मिट्टी का कटान। वहीं बठिंडा में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आलम यह है। वहीं दिल्ली में हो रही झमाझम बारिश से मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी इंडिया गेट पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ये बारिश कई जगह आफत बनकर भी आई है। हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने मौसम के हाल का जायजा लिया है, देखिए आप। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, हालांकि मौसम जैसे बदला है, पिछले 48 घंटे की बात करें तो मौसम सुहाना हुआ है, तो लोग जो हैं वो इंडिया गेट पर इस मौसम का मज़ा लेने के लिए ज़रूर पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बारिश ने एक तरफ जहां मौसम को सुहाना किया है, तो दिल्ली के कई इलाकों के अंदर ये बारिश आफत बनकर भी आई है। हालांकि अगर आज बात करें तो आज शनिवार के दिन भी मौसम विभाग ने दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा गुरुग्राम की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तो वहाँ पर कई जगह जल भराव की जो स्थिति है वो भी देखी जा रही है। लेकिन पीछे अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाइए कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए आसमान में आपको काले बादल छाए मिलेंगे, क्योंकि लगातार अगले 3 दिन तक मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि 24, 25 और 26 सितंबर को दिल्ली एनसीआर के अंदर जबरदस्त बारिश होगी। इसी को देखते हुए जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। फिलहाल देखिए यहाँ पर ये इंडिया गेट की तस्वीरें हैं, जहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए पहुँचे हैं। कहाँ से आए आप लोग? सर हम तो उड़ीसा से आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा था कि दिल्ली में सितंबर में इतनी बारिश होती है, ऐसा मौसम? सर ऐसे तो नहीं सोचे थे, कल ही अरेवल हुआ है, हम लोग का होटल में ठहरे हैं। हमको लगा आज धूप होगा, अच्छा से घूमेंगे, फिर भी बारिश से छतरी अंदर में लेके घूम रहे हैं। कुछ लोग, आप कहाँ से आए हैं? बरेली, नवाबगंज। बरेली से। क्या लग रहा था कि ऐसा मौसम दिल्ली में आके मिलेगा? दिल्ली में आके, हाँ बरेली से जब चला था तभी मौसम ऐसा हो गया था। अच्छा। हाँ, लेकिन आमतौर पर हर साल सितंबर में इतनी बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरीके से मौसम ने जाते जाते करवट ली है, तो लग रहा है कि मौसम सुहाना हो गया। ये ऐसा है ना कि प्रकृति का नियम होता है, किस टाइम किस हिसाब से बारिश होना चाहिए,
और इस टाइम सितंबर के महीने में ये किसी को नहीं मालूम होता प्रकृति क्या चाहती और क्या होना है। सबसे अहम बात यही है कि पिछले साल भी हालांकि सितंबर के मध्य में जो है बारिश हुई थी, लेकिन इस बार जाते जाते मानसून ने जिस तरीके से करवट बदली है, कह सकते हैं कि अगले 3 दिन तक जो है मौसम तो सुहाना ज़रूर रहेगा, क्योंकि अभी भी जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर हल्की हल्की जो बारिश है वो शुरू हो गई है और ये बारिश पूरे दिन चलेगी, अगले 3 दिन तक चलेगी। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने ये कहा है कि अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। गुरुग्राम के अंदर जो है प्रशासन ने सभी ऑफिसों के अंदर वर्क फ्रॉम होम की घोषणा कर दी है, तो ऐसे में अगले 3 दिन तक पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन आरफ के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। जमीयत उलेमा हिंद ने नई पहल अब की है। दरअसल समाज को एकजुट करने के लिए सद्भावना संसद की श्रृंखला शुरू की गई है। इसी कड़ी में आज देश में कई जगहों पर लगभग 100 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सद्भावना संसद के कार्यक्रम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, मेवात और पंजाब, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड और गोवा में 100 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। वहीं दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के तत्वाधान में जमीयत उलेमा हिंद के मुख्यालय के मदनी हॉल में दोपहर 2 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं कासगंज सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 25-25 हजार के फरार 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पुलिस ने 1,25,000 रुपए की नकदी और 3 किलो नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। टीम ने बदमाशों से चाकू और चोरी की एक बाइक भी बरामद की। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश 3 लाख की चोरी और लूट की घटना में फरार चल रहे थे। जो कोतवाली कासगंज थाने को बहुत बड़ी अच्छा सफलता मिली है। ये आपको विदित है कि 5/9/2022 और 7/9/2022 को एक चोरी और लूट की घटना हुई थी। उसमें एक गिरोह हम लोगों ने पकड़ा था। उसमें 2 लोग अभी गिरफ्तार भी हो गए थे। उनके जो मुख्य जो लीडर है राम बाबू और उसके साहिबागी जो जब्बू है, आज वो सुबह कास मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए थे। ये बहुत शातिर अपराधी है। ये राम बाबू के ऊपर तो करीब 34 मुकदमे हैं। करीब 26 साल से ये अलग अलग अपराध कर रहे हैं और उसके अलावा ये जब्बू भी इनके सहभागी है। इनके मौके से हमें जब इनको हमने पकड़े थे, मौके से हमें 1,25,000 रुपये नगद बरामद हुई है। उसके अलावा 3 किलो डायज़ापाम बरामद हुई है। उसके अलावा 2 चाकू और एक चोरी की एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की मिली। दोनों के ऊपर 25-25 हज़ार इनाम है और ये इनाम जो है हमारे जो टीम बहुत सफल तरीके से इनको पकड़ा है उनको मिलेगी। वहीं बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी इन दिनों झारखंड के दौरे पर। ऐसे में उन्होंने रांची के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने रांची में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर राज्य के सांसद संजय सेठ और विधायक नवीन जायसवाल समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद स्थानीय सांसद और विधायक की ओर से उन्हें भगवान जगन्नाथ की तस्वीर भी भेंट की गई।